एक दिन जब टोका और मोरी अपनी क्लास के साथ स्कूल के एक फील्ड ट्रिप पर गए हुए थे तो टोका को फिर से उन तकलीफों का सपना आया जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। अचानक उसकी नींद एक क्लासमेट के शोर से टूट गई क्योंकि शोगो क्लास प्रेसिडेंट, जिसका नाम अयाका था, उसे चिढ़ा रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो शोगो को रोक सके क्योंकि सबको डर था कि शोगो उनसे भी पंगा ले लेगा। कुछ देर बाद टोका से रहा नहीं गया और उसने खड़े होकर शोगो को रोकने की कोशिश की कि अयाका का मजाक उड़ाना बंद करे। इस पर शोगो नाराज हो गया और टोका को परेशान करने लगा। लेकिन तभी ताकुनो बीच में आ गया और उसने शोगो को अयाका की किताब वापस करने को कहा। शोगो ने टोका को थोड़ा चोट भी पहुंचाई लेकिन फिर भी किताब वापस कर दी। कुछ मिनट बाद अचानक पूरी क्लास को एक अजीब से कमरे में टेलीपोर्ट कर दिया गया जहां उन्होंने विसुस नाम की एक गॉडेस को देखा। उसने बताया कि वे एक दूसरे दुनिया में हैं जिसे एलियन किंगडम कहा जाता है। उसने यह भी बताया कि उन्हें एक महान डीमोन साम्राज्य का सामना करने के लिए हीरो के रूप में बुलाया गया है और चाहे वे इसे स्वीकार करें या न करें, वे अपनी दुनिया में वापसी नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे डिमोन किंग के एसेंस हासिल नहीं कर लेते। एसेंस पाने के लिए उन्हें पहले डिमोन किंग को हराना होगा। विसुस ने सब कुछ समझाने के बाद उन्हें एक अप्रेसल क्रिस्टल के पास ले जाकर उनकी शक्तियों की जांच करवाई। कुछ को एस क्लास मिला जैसे तुदो और अयाका, जिससे विसुस काफी प्रभावित हुई। जब टोका की बारी आई तो सिर्फ हल्की सी रोशनी आई और विसुस ने यह भी नहीं बताया कि उसकी क्लास टाइप क्या है। टोका ने भी ज्यादा जानने की जिद नहीं की। जब सबकी जांच पूरी हो गई तो गॉडेस ने उन्हें उनके स्टैट्स के बारे में बताया। कुछ ही पलों में विसुस ने अचानक टोका को नीचे बुलाया और कहा कि उन्हें एक रिचुअल करना होगा। उसने टोका को बताया कि वह सिर्फ एक ई क्लास है और पूरे ग्रुप में सबसे कमजोर रैंक में आता है। दूसरों पर बोझ बनने से रोकने के लिए विसुस ने कहा कि उसे खंडहरों में भेजना जरूरी है। अगर वो इन खंडहरों से सुरक्षित बाहर निकल पाता तो एलियन किंगडम उसे जिंदा रहने का मौका देता। इन खंडहरों को डिस्पोजल के खंडहर कहा जाता था, जहां पर पहले भी कई हीरोज और अपराधियों को भेजा गया था। टोका ने खुद को बचाने की भीख मांगी और कहा कि उसके पास कुछ अनोखी स्किल्स हैं, लेकिन विसुस के लिए ये सब बेकार था। टेलीपोर्ट करने से पहले उसे एक खास आइटम दिया गया। अयाका ने विसुस को रोकने की कोशिश की लेकिन गॉडेस ने उसे बस सुला दिया। टोका को गुस्सा आ गया और उसने विसुस पर पैरालिसिस का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश की लेकिन वो असरदार नहीं हुआ। वो कुछ नहीं कर सका जबकि उसके बाकी क्लासमेट्स उस पर हंस रहे थे। टेलीपोर्ट होने से पहले उसने विसुस को चेतावनी दी कि वापस लौटने पर वो खुद को तैयार रखे। जैसे ही वो खंडहरों में पहुंचा एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। वो तुरंत उससे भागा और एक पत्थर से टकरा गया। जब मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था तो उसने जल्दी से पैरालिसिस का इस्तेमाल किया और सौभाग्य से ये काम कर गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग लिया लेकिन आगे एक और मॉन्स्टर मिला। उसने उस पर भी पैरालिसिस का इस्तेमाल किया और फिर जहर का भी। तभी पहले वाले मॉन्स्टर ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। उसने फिर से पैरालिसिस का इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन पता चला कि वो उसी टारगेट पर दोबारा स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उसे उसकी दूसरी स्किल स्लीप याद आई जिसे उसने तुरंत मॉन्स्टर पर इस्तेमाल किया ताकि वो फिर से न उठ सके। उसने जहर का भी इस्तेमाल किया और 2 मॉन्स्टर्स को हरा दिया लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि और भी मॉन्स्टर्स उसके पास आ गए। उसने उन्हें पैरालिसिस कर दिया और इस दौरान उसका लेवल बढ़ने लगा जिससे उसकी एमपी भी रिस्टोर हो गई। उसने हर मॉन्स्टर पर पैरालिसिस का इस्तेमाल जारी रखा और फिर जहर का भी इस्तेमाल किया। हर मॉन्स्टर को हराने के साथ उसका लेवल बढ़ता रहा और उसकी स्लीप स्किल भी लेवल अप हो गई। बाकी बचे मॉन्स्टर्स ने डर के मारे पीछे हटने का फैसला किया। कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा करने के बाद उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जारी रखा। जल्द ही उसे भूख महसूस हुई और क्योंकि उसके पास कोई और खाना नहीं था उसे मजबूरन मरे हुए जानवर का स्वाद चखना पड़ा। तभी उसने देखा कि उसके पास जो यूनिक आइटम था उसमें मौजूद गाय स्टोन का रंग अचानक बदल गया। उसने उसमें मना डाला और खुशी से झूम उठा जब उसे पता चला कि उससे खाना और पानी निकल सकते हैं। खाने के बाद उसने एक और मॉन्स्टर्स के ग्रुप का सामना किया जिन्हें मरते हुए देखकर उसे अपने माता पिता की क्रूरता याद आ गई, जब तक कि एक दिन वे उसे छोड़कर चले गए। शुक्र है उसके चाचा चाची आए और उसे अपने साथ ले गए। उसने एक बार फिर अपने स्टैट्स देखे और जितने मॉन्स्टर्स को उसने हराया था उसके चलते उसका लेवल काफी बढ़ चुका था। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां अलग अलग दरवाजे थे जिन्हें वो अपने माना से खोल सकता था। पहले कमरे में उसने 2 कंकाल देखे और उनके पास एक थैली पड़ी थी जिसमें बहुत सारे नीले रत्न थे। एक अन्य कमरे में उसने ग्रेट सेज
जिसका नाम इंग्लैंड था, का कंकाल देखा। सेज ने एक पत्र लिखा था और क्योंकि टोका उस भाषा को पढ़ सकता था, उसने जाना कि इंग्लैंड को विसुस के हाथों क्या क्या सहना पड़ा था। इंग्लैंड की चीजों को देखते हुए उसे फॉरबिडन आर्ट्स नाम की एक किताब मिली, साथ ही फॉरबिडन मैजिक का एक स्क्रॉल भी मिला, लेकिन फिलहाल वो इसे पढ़ नहीं सकता था। उसने इसे अपने पास रखने का निर्णय किया, क्योंकि अगर वो इसे पढ़ने में कामयाब होता तो शायद वो इसे विषय के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। जाने से पहले उसने किताब खोली और उसमें सोल ईटर के बारे में एक चेतावनी देखी। वो आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसे एक दरवाजा नहीं दिखा और उसे शक हुआ कि शायद ये खंडहरों से बाहर निकलने की सुरंग हो सकती है। दरवाजे को देखकर उसे लगा कि इसे खोलने के लिए एक रत्न की जरूरत होगी। थोड़ी देर बाद उसने सोल ईटर को देखा और पाया कि उसके पास वही रत्न है जो दरवाजा खोलने के लिए चाहिए। उसने उस पर पैरालिसिस का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन तभी सोल ईटर ने उस पर हमला कर दिया। सोल ईटर ने उससे लड़ने के लिए अपने शिष्यों को भी बुला लिया, लेकिन टोकुम ने तुरंत समझ लिया कि सोल ईटर क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसकी कमजोरी पहचान ली। उसने एक अच्छा प्लान बनाया और दुश्मन को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके जाल में फंस चुका है। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने पैरालिसिस का इस्तेमाल किया। दुश्मन पैरालाइज हो गया, फिर भी हिलने की कोशिश करता रहा। अंत में सोल ईटर कुछ नहीं कर पाया और टोका ने उसे जहर देकर उसकी जान ले ली। जैसे ही सोल ईटर मरा, उसके शिकार की आत्माएं अचानक प्रकट हुईं। ग्रेट सेज ने उससे निवेदन किया कि वह विसुस को उसकी क्रूरता के लिए सजा दिलाए। टोका के मन में भी यही था कि वो उससे बदला जरूर लेगा। इसके बाद टोकुम ने समय बर्बाद किए बिना रत्न लिया और वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगा। इसी दौरान विसुस ने बाकी छात्रों को जंगल में मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए भेज दिया। जब आयाका होश में आई तो उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ और टोका की याद आई। उसने विसुस से बात की, जिसने टोका के लिए झूठी उदासी जताई। आयाका को पता चला कि कमजोर छात्रों को बाहर निकालने की प्रक्रिया अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके साथी अभी भी उस टेस्ट से गुजर रहे थे जो ये तय करता था कि कौन सा छात्र मॉन्स्टर को मारने में सक्षम है। गॉडेस ने कहा कि जो भी टेस्ट में फेल होगा उसे टोका जैसी ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आयाका ने यह सुनते ही फैसला किया कि वो उन साथियों के लिए लड़ेगी जो टेस्ट में फेल हो सकते हैं। इस बीच टोका जंगल में चलते हुए एक छोटे से स्लाइम को देखता है, जिसे बड़े स्लाइम्स परेशान कर रहे थे। छोटा स्लाइम हार मानने के मूड में नहीं था, इसलिए टोकुम ने उसकी मदद की। उसने इन जीवों को डराने के लिए नॉन लीथल जहर का इस्तेमाल किया। जब वह जाने लगा तो उसने देखा कि छोटा स्लाइम उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया ताकि वो उसकी पीठ की ओर नजर रख सके। टोका ने इंग्लैंड की किताब खोली और उसमें एक प्रयोग के बारे में पढ़ा जो स्लाइम जैसे मॉन्स्टर को मजबूत बना सकता था। उसने समझ लिया कि यह जानकारी उसके लिए काम की होगी। उसने स्लाइम को यह साफ कर दिया कि उसका इरादा बदला लेने का है और स्लाइम को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने स्लाइम का नाम पिगामारू रखा। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक महिला को देखा जो होली वॉचर्स नाम के पुरुषों के एक ग्रुप से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उनसे बच नहीं पाई। मजबूर होकर उसने स्पिरिट रिगेलिया का इस्तेमाल किया। हालांकि होली वॉचर्स ने टोका को पकड़ लिया और उसे मारना चाहा। जब दुश्मनों में से एक ने उस पर हमला किया तो टोका ने तेजी से पैरालिसिस का इस्तेमाल किया। उनके व्यवहार ने उसे अपने क्लासमेट्स की याद दिला दी, इसलिए उसने उन्हें मारने में एक पल की भी झिझक महसूस नहीं की। महिला चौंक गई कि उसके पीछे आने वाले अचानक रुक गए। उसे लगा कि शायद वो लोग कुछ और प्लान बना रहे हैं। तभी उस पर पीछे से हमला हुआ, लेकिन ये बस पिगामारू था। इस बीच टोका ने मौका पाकर महिला पर पैरालिसिस का जादू डाल दिया ताकि वो आराम से उससे बात कर सके। उसने महिला का मुंह हिलने दिया ताकि वो बोल सके। टोका ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन महिला ने उससे पहले पूछा कि क्या उसने 4 लोगों से लड़ाई की थी। जब उसने कहा कि उसने उन्हें मार दिया तो महिला ने भी उसके सवालों के जवाब देने का फैसला किया। टोकुम को पता चला कि वो अल्जा किंगडम में है और उसने गलत समझा था कि रूइंस ऑफ डिस्पोजल भी एलियन दुनिया में था। उसने स्क्रॉल महिला को दिखाया कि क्या वो इसे पढ़ सकती है, लेकिन महिला भी उसे नहीं पढ़ पाई। हालांकि महिला ने कहा कि वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो इसे पढ़ सकता है। उसने बताया कि गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स की जमीन पर विच ऑफ टैब्यूज है जो शायद मदद कर सकती है। टोका ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया और महिला को कुछ मिनटों तक पैरालिसिस में छोड़ दिया ताकि वो हिल न सके। कुछ घंटों तक चलने के बाद वह मिल्स सिटी पहुंचा। उसने खुद को एक मर्सनरी बताया और आसानी से शहर के अंदर चला गया। रात को खाना खाते वक्त उसने 3 लोगों को महाद्वीप के अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बात करते सुना। उनमें से एक ब्लैक ड्रैगन नाइट्स था, जिसे सबसे ताकतवर माना जाता था, और उसका लीडर
इंसानों का सबसे ताकतवर योद्धा था। लेकिन फिलहाल टोका की प्रायोरिटी विच ऑफ टैब्यूज को ढूंढना और पिगामारू को और मजबूत बनाना था। उसे पता चला कि एनहांसमेंट सॉल्यूशन के लिए उसे स्केलेटन किंग की जरूरत थी, जो मिल्स के खंडहरों में है। अगले दिन उसने खुद को रजिस्टर किया ताकि वो खंडहर की नई मंजिल की खोज में जा सके। उन्हें बताया गया कि जो भी ड्रैगनाइट चैलिस लाएगा उसे 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान टोका ने एक आदमी को देखा जो एक महिला से बात कर रहा था। उसे लगा कि वो शायद सारा एशरेन हो सकती है, जो होली एम्पायर की पूर्व नाइट कैप्टन थी। सारा एल्फ के रूप में जानी जाती थी, तो आदमी को झटका लगा कि ये महिला एल्फ नहीं थी। टोका को लगा कि शायद ये वही महिला है जिससे वो जंगल में मिला था, जिसने अपना नाम मिस्ट बताया था। रजिस्ट्रेशन के बाद दोनों साथ ही निकल गए और मिस्ट ने मौके का फायदा उठाते हुए टोकुम से बातचीत की। टोका ने उससे पूछा कि वो खंडहर में जाने से पहले कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और कहा कि वो इसके पैसे भी चुकाएगा। मिस्ट को भी अपनी यात्रा के लिए पैसों की जरूरत थी, तो दोनों एक समझौते पर पहुंच गए। टोका ने खुद को हेड स्कल के नाम से बताया, लेकिन वो जानता था कि मिस्टी भी असली नाम नहीं था, इसलिए उसने भी माना कि हेड स्कल उसका असली नाम नहीं है। उन्होंने साथ में सामान खरीदा और खरीदारी खत्म करने के बाद टोका ने उसे वादा किए हुए पैसे दिए। जैसे ही वो दोनों निकलने वाले थे, पिगामारू ने किसी चीज की ओर इशारा किया। वो एक अंडा था जो जादुई कपड़े में लिपटा हुआ था। टोका ने सोचा कि शायद पिगामारू चाहता था कि वो इसे भी साथ ले जाए, तो उसने अंडा उठा लिया। बाद में सारा ने ड्रैगनाइट चैलिस दिया और उसने और टोकुम ने रात में मिलने का वादा किया, क्योंकि टोका उसे कुछ ऑफर करना चाहता था। रात को टोका जो सामान पहले मिला था उसे तैयार कर रहा था। तभी सारा पहुंची, बिल्कुल तय समय पर। टोकुम ने उसे अपनी बॉडीगार्ड बनने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उसे पता था कि सारा को पैसों की जरूरत है और उसके कौशल उससे यात्रा में बहुत मदद करेंगे। उसने सारा को बताया कि उसका प्लान गोल्डन आई मॉन्स्टर्स की जमीन पर जाकर विच ऑफ टैब्यूज को ढूंढने का है। यानाडो के पास होने की वजह से सारा के लिए टोका के साथ जाना आसान होता, लेकिन सारा ने तुरंत फैसला नहीं लिया। टोका ने उसे सोचने का समय दिया और इसी दौरान उससे उसका असली नाम और पहचान बताने को कहा। इस पर सारा ने अपनी असली रूप दिखाकर भरोसा जताया। ये देखकर टोका ने भी अपना असली नाम बताया। सारा ने उसका ऑफर स्वीकार कर लिया और पहले पेमेंट के रूप में टोका ने उसे एक नीला रत्न दिया। तभी टोका को पता चला कि ये रत्न असल में ब्लू ड्रैगन जेम था, जिसकी कीमत ड्रैगनाइट चैलिस के इनाम से भी ज्यादा थी। अगले दिन सुबह वो दोनों इन के बाहर मिलने का प्लान करते हैं ताकि सारा को ड्रैगनाइट चैलिस का इनाम मिल सके। टोका इंतजार करते हुए पिगामारू पर एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए जंगल चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इनाम की प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी सारा ने उम्मीद नहीं की थी। दूसरी ओर आयाका ने अपने ट्रायल्स पूरे किए और एक बार फिर से विशियस से बात की। उसने सोचा था कि वो अपने क्लासमेट्स को बचा सकेगी, लेकिन विशियस ने समझौता पूरा नहीं किया। विशियस ने कहा कि आयका को उन फेल हुए स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होगा और अगर उसने मना किया तो विशियस उन्हें निर्वासित कर देगी। मजबूर होकर आयाका को गॉडेस की बात माननी पड़ी। कुछ घंटों बाद टोका को चिंता हुई कि सारा अब तक क्यों नहीं लौटी। तभी उसने दो आदमियों की बातचीत सुनी जिसमें सारा का जिक्र था। उसे पता चला कि सारा जंगल में भाग गई थी और ब्लैक ड्रैगन नाइट्स उसका पीछा कर रहे थे। सारा ने उनका सामना किया और उन्हें गिरा भी दिया, लेकिन तभी उस पर एक ड्रैगन ने हमला कर दिया। उसे पता था कि ड्रैगन का राइडर कहाँ था, तो उसने उससे लड़ाई की, लेकिन दुर्भाग्य से उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि दुश्मन उसे नुकसान पहुंचा पाता, टोका अचानक वहां पहुंच गया और उसने सारा की मदद की। दोनों ने फैसला किया कि वो ड्रैगन नाइट से कुछ जानकारी लेनी चाहिए, इसलिए टोका ने उसे बोलने दिया। सारा जानना चाहती थी कि उसे मारने का हुक्म किसने दिया था, लेकिन नाइट जवाब दे पाता इससे पहले ही अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। ये हमला सिविट ने किया था और क्योंकि वो दूर थे, टोकुम उन पर अपनी पैरालिसिस का इस्तेमाल नहीं कर सका। सारा को उनसे पता चला कि उनके एम्परर ओरला उसे मारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सारा किसी और आदमी के साथ हो, इसलिए उन्होंने उसे मार डालने का हुक्म दिया था। सिविट सारा की स्प्रिट रेगालियां देखना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। दोनों के बीच एक लड़ाई होनी थी और अगर सारा जीतती तो उसे आजाद कर दिया जाएगा और शांति से रहने दिया जाएगा। सिविट ने टोकुम में कुछ अजीब देखा जो उसका ध्यान खींच रहा था। उसने कहा कि टोका ने 5 ड्रैगन का सामना करते हुए भी कोई डर नहीं दिखाया। टोकुम ने सोचा कि बेहतर होगा कि वो सिविट से बात करे। इसी बीच वो हमला करने का मौका भी देख रहा था। उसे पता चला कि सिविट भी दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज से मिलने में दिलचस्पी रखता है। इस पर टोका ने सच बताया कि वो भी दूसरी दुनिया से आया एक हीरो है। टोका ने कहा कि वो सिविट से लड़ना चाहता है,
लेकिन पहले उसे मजबूत बनना होगा और जब वो दिन आएगा तो वो सिविट को जरूर हराएगा। सिविट को उसकी जीतने की लगन पसंद आई, इसलिए उसने उसे मजबूत बनने के लिए समय देने की बात मान ली। इसके अलावा टोका ने सिविट से सारा को जिंदा छोड़ने की भी विनती की, क्योंकि वो उसकी मिशन में बहुत मददगार साबित होगी। सिविट को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखी, क्योंकि वो भी टोका के साथ लड़ाई के दिन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो लोग जाने वाले थे, टोका ने मौका देखकर पैरालिसिस का इस्तेमाल कर दिया। सिविट और उसके साथी कुछ नहीं कर पाए और जमीन पर गिर पड़े, साथ ही उनके ड्रैगन भी। टोका ने जहर का इस्तेमाल किया, जिससे सिविट के बाकी साथी मर गए, लेकिन उनमें से एक ने एक सिग्नल भेज दिया। दूसरे ब्लैक ड्रैगन नाइट्स जल्दी ही आ गए, लेकिन टोका ने पिगामारू को इस्तेमाल किया और असॉल्ट एक्सेल से आसानी से उन्हें हरा दिया। कुछ देर बाद सिविट भी जहर के असर से मर गया। कुछ दिन बाद हीरोज को विशियस की एक शिष्या नायोन ने बुलाया। शोगो ये मानने को तैयार नहीं था कि एक छोटी सी लड़की उन्हें आदेश देगी, तो उसने उसे उसकी ताकत का एहसास करवा दिया। उन्हें बताया गया कि अगले ट्रायल्स के लिए उन्हें रॉयल कैपिटल वापस जाना होगा। जब टोका और सारा अगले शहर में पहुंचे तो टोका ने एक मास्क खरीदने का फैसला किया और उसने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नाम का मास्क चुना। उसे लगा कि यह मास्क उसके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो अब तक जो कर रहा था उसके अनुसार यही सही था। सिविट के ग्रुप की तबाही की खबर तेजी से फैली और अलग अलग साम्राज्य हैरान थे कि असल में हुआ क्या। उन्हें पता चला कि सिविट के लोग सारा का पीछा कर रहे थे और लड़ाई के मैदान पर देखकर उन्हें लगा कि शायद सारा भी गंभीर रूप से घायल हुई होगी और शायद मर गई हो। कुछ देर बाद एक सिपाही राजा गानियाहो के पास आया और बताया कि यूला साम्राज्य का एक ग्रुप ये दावा कर रहा है कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है और खुद को द कर्स्ड मैजिक यूजर्स ऑफ एशिन बुला रहे हैं। इस बीच टोका और सारा पहले ही ओला साम्राज्य की राजधानी में पहुंच चुके थे और गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स की जगह पर जाने से पहले कुछ तैयारी करने का सोच रहे थे। राजधानी में एक खतरनाक स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रही थी, जो पुराने रोम के ग्लैडिएटर मैच जैसी थी। एक सराय में रूम लेने के बाद दोनों बाहर खाने गए। वहां उन्होंने लोगों को ब्लैक ड्रैगन नाइट्स और ये अफवाहें फैलाते सुना कि शायद सारा मर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी सुना कि अशिन के लोगों ने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया था। थोड़ी देर बाद अशिन ग्रुप के लोग वहां आ गए और खुद को ओला साम्राज्य के रक्षक बता रहे थे। टोका को नहीं लगा कि ये उनके लिए किसी तरह का खतरा है। तभी दो लोग विच ऑफ टैबू के बारे में बात कर रहे थे, तो टोका ने उनके पास जाकर कुछ और जानकारी निकालने की कोशिश की। बातों से पता चला कि एक ब्लड स्पोर्ट वॉरियर ने विच ऑफ टैबू को देखा था और वो वॉरियर ईव स्पीड थी। ईव भी वहीं आ गई, तो टोका ने उससे बात करने का मौका नहीं छोड़ा, लेकिन ईव ने सीधे इनकार कर दिया कि उसने विच ऑफ टैबू को नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि सारा ये पहचान सकती है कि वो झूठ बोल रही है या सच। इससे टोका और सारा को पक्का हो गया कि ईव को विच ऑफ टैबू का पता होगा। रात को ईव एक यंग डार्क एल्फ से मिलने गई, जिसका नाम लिसाबेथ था और जिसे वो आजाद करना चाहती थी। यही वजह थी कि ईव अभी तक इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। अगले दिन टोका और सारा ने ईव के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि पहले वो एक गुलाम थी, जिसे उसके मालिक ने कॉलेजियम में बेच दिया था। उसकी जाति की वजह से उसकी पहली लड़ाई ही दर्शकों के बीच बहुत पसंद की गई और तब से उसने 3 साल में कोई मैच नहीं हारा था। अगला दिन उसकी आखिरी लड़ाई थी। सारा ने यह भी पता लगाया कि 2 साल पहले ईव ने अपनी आजादी खरीद ली थी और अब तक कंपटीशन में इसलिए थी ताकि वो लिसाबेथ को भी आजाद कर सके। लेकिन ये भी अफवाह थी कि जो फाइटर्स अपनी आखिरी लड़ाई के लिए जाते हैं उनमें से ज्यादातर मारे जाते हैं। उम्मीद थी कि इस कंपटीशन का मैनेजर ड्यूक स्वान कुछ ऐसा करता था जिससे चैंपियन का बुरा अंजाम हो। ये सब सुनकर टोका ने ईव का भरोसा जीतने के लिए एक प्लान बनाया। दोपहर में उन्होंने फिर से ईव से बात की और उसे बताया कि कल कंपटीशन में उसके साथ क्या हो सकता है। टोका चाहता था कि वो लिसाबेथ को लेकर वहां से भाग जाए, लेकिन ईव तैयार नहीं हुई क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से लिसाबेथ की जान को खतरा होगा। टोका ने वादा किया कि चाहे जो भी हो जाए वो लिसाबेथ को सेफ रखेगा और उसे अपनी ताकत पर यकीन दिलाने के लिए उसने कहा कि वही असल में उन 5 ड्रैगन्स का कातिल था। क्योंकि ईव अभी भी टोका पर यकीन नहीं कर रही थी, उसने उस पर पैरालिसिस का इस्तेमाल किया। इसके बाद सारा भी वहां आई और उसने टोका की बात को सही ठहराया। हालांकि उन्होंने ईव को मना लिया था, लेकिन फिर भी ईव ने उनकी मदद का ऑफर ठुकरा दिया। फिर भी टोका ने उसे बताया कि वो अगली सुबह रवाना होने वाले हैं और अगर उसका मन बदल जाए तो वो उन्हें कहां ढूंढ सकती है। वापस जाते वक्त उन्होंने देखा कि अशिन ग्रुप के कुछ लोग एक लड़की को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। टोका ने बिना हिचकिचाए उस लड़की को बचाने का फैसला किया और इस बार उसने अपनी बरसर्क ताकत का इस्तेमाल किया। रवाना होने से कुछ घंटे पहले ईव को टोका की बातों के बारे में सोचते हुए
चैन नहीं मिल रहा था तो वो ड्यूक स्वान से मिलने चली गई ताकि इस बात को साफ कर सके कि अगर वो अगली लड़ाई जीतती है तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो ड्यूक स्वान के कमरे के पास पहुंची, उसने उसे अपने आदमियों के साथ उसके खिलाफ प्लान बनाते सुना। इसके अलावा उनके पास एलिजाबेथ के लिए भी कुछ खतरनाक प्लान था, जिसे सुनकर ईव को बहुत गुस्सा आ गया। वापस जाते वक्त अशिन ग्रुप के लीडर मोआटी ने उसे देख लिया और उसे अगली लड़ाई में अच्छे मुकाबले का वादा किया। ईव तुरंत टोक्का द्वारा बताए गए जगह पर पहुंच गई और उनकी मदद का ऑफर स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो एलिजाबेथ के पास गए, जो उस समय उसके मालिक के द्वारा तंग की जा रही थी। डर के मारे उस औरत ने ईव से अपनी जान की भीख मांगी। ईव ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके सामने कुछ शर्तें रखी। इसी बीच टोक्का भी वहां पहुंच गया और एलिजाबेथ के हाल देखकर उसे समझ में आ गया कि उस पर कितनी बुरी गुजरी है। ईव उन्हें सारा के पास ले गई और वहीं उस औरत का अंत कर दिया गया। राजधानी से बाहर निकलते वक्त एलिजाबेथ ने अपना परिचय दिया और टोक्का और उसके साथियों ने भी उसे अपने असली नाम बताए। जब टोक्का ने पिगमारू की मौजूदगी महसूस की तो उसने स्लाइम को भी अपना परिचय देने के लिए कहा। जंगल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने यात्रा को तेज करने के लिए घोड़े की सवारी की, लेकिन ड्यूक स्वान के लोग और अशिन के सदस्य उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। टोक्का ने एक योजना बनाई और दुश्मनों को चकमा देने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया। उम्मीद के मुताबिक पहले वाले सैनिक जो उनके पीछे थे, उन्होंने तुरंत घोड़ों का पीछा करना शुरू कर दिया। टोक्का ने ईव को एलिजाबेथ को दूर ले जाने के लिए कहा, जबकि वो और सारा दूसरे सेना का सामना करेंगे। जब एशियन ग्रुप वहां पहुंचा तो मोआटी ने तुरंत महसूस किया कि कोई आसपास छिपा हुआ है। सारा वहां एक मास्क पहनकर सामने आई, जो लेजेंड के मुताबिक फ्लाई स्वॉर्ड्समैन का था, जो द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का साथी था। उसने पाया कि एशियन ग्रुप लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए जहर का इस्तेमाल करता था कि उनके पीड़ितों पर कोई श्राप है। इसके अलावा इस ग्रुप ने खुलासा किया कि वो सिर्फ ड्यूक स्वान का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर सकें। बस कुछ पल बाद मोआटी ने सारा के साथी की तलाश शुरू की। भले ही उसने कहा कि वो अकेली है, मोआटी को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने अपना मास्क उतार दिया ताकि सबको पता चले कि वो सारा है और ये साबित कर सके कि वो नहीं थी जिसने 5 ड्रोन्स को खत्म किया। लेकिन मोआटी फिर भी नहीं माना कि वो थी जिसने 5 ड्रोन्स को मारा। मोआटी ने उसे घुटने टेकने को कहा और उसने उसकी बात मान ली। उन्हें नहीं पता था कि टोक्का उन पर अटैक करने वाला है, जिसमें उसने असॉल्ट एक्सेल का इस्तेमाल किया। वो सब पैरालाइज हो गए और इसके तुरंत बाद टोक्का ने जहर का प्रयोग किया। जब दुश्मनों की मौत हुई, टोक्का ने सारा से कहा कि ईव और एलिजाबेथ को उठाए। पहले जो घोड़ों का पीछा कर रहे थे वो लौट आए, इसलिए टोक्का और ईव ने तय किया कि वो दुश्मनों का सामना करेंगे। ईव ने एक चालेबाजी की ताकि दुश्मन टोक्का के अटैक को न देख सके। ड्यूक स्वान भी आया, लेकिन पता चला कि टोक्का की पैरालिसिस अपने अधिकतम लक्ष्यों तक पहुंच चुकी थी, तो उसने सिर्फ डार्क का इस्तेमाल किया। इस वजह से दुश्मन ठीक से लड़ नहीं पाए और टोक्का ने उन्हें आसानी से हरा दिया। जब वो सभी थक गए, ड्यूक स्वान ने उन्हें धमकी दी, लेकिन टोक्का ने उसे जाने नहीं दिया। ईव ने भी दुश्मनों से अपनी प्रतिशोध का मौका नहीं छोड़ा। दूसरी ओर जब जीन को पता चला कि अशिन के साथ क्या हुआ तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसकी योजना बर्बाद हो गई और उसने उन्हें बाइट के रूप में इस्तेमाल किया और वो इस बात को लेकर भी परेशान था कि वायसस को ये सब नहीं पता चल जाए। इस बीच एलियन के साम्राज्य में आयका ने नियन के साथ ट्रेनिंग ली। जब उसने एए की बात मान ली, नियन ने जो कुछ देखा उससे उसे लगा कि एका एक दिन उससे भी ज्यादा मजबूत बन सकती है। उसने केवल इतना कहा कि आयका अपने प्रशिक्षण के बारे में किसी को न बताए। अगली सुबह जब वे अपनी यात्रा जारी रखने वाले थे, सारा ने टोक्का से कहा कि उन्हें अपने ग्रुप का नाम रखना चाहिए। उसने द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉर बैंड नाम का सुझाव दिया और बाकी सभी ने इसे पसंद किया, तो टोक्का ने भी इसे मान लिया। जब वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, ईव ने टोक्का से जादू मांगा ताकि वो उन्हें बता सके कि वो टैबू की जादूगरनी के कितनी दूर है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद विशियस ने उन्हें बधाई दी जब सभी ने लेवल अप किया, लेकिन चूंकि वे अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, विशियस ने मदद के लिए कुछ योद्धाओं को बुलाने का फैसला किया। इसके अलावा विशियस जल्द से जल्द उन्हें सुनहरे आंखों वाले राक्षसों की भूमि में भेजने की योजना बना रहा था। जब टोक्का का ग्रुप सुनहरे आंखों वाले राक्षसों की भूमि में पहुंचा, उन्होंने तुरंत एक राक्षस से लड़ाई की। जब टोक्का ने उसे मार दिया तो उसे अचानक याद आया कि उसने इस राक्षस को अपनी किताब में देखा था जिसे वह साथ लाया था। जब सारा ने किताब पर नजर डाली तो उसे पता चला कि यह एक वर्जित वस्तु के लिए जरूरी चीजों में से एक है। वे चलना जारी रखे हुए थे और कुछ ही मिनटों बाद ईव को ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा राक्षस है जिसे वो हरा नहीं सकती। टोक्का ने उन्हें पीछे धकेल दिया और सिर्फ एक पैरालिसिस और बर्सर्क के हमले से उसने उन राक्षसों को आसानी से मार डाला, जैसे पहले वाले राक्षस को। टोक्का ने उन राक्षसों को भी पहचाना
क्योंकि इन्हें भी पिगामारू को और मजबूत करने के लिए जरूरत थी। फिर अचानक उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन इस बार वे नहीं बता सके कि वो क्या था। टोक्का ने पिगामारू से पता लगाया कि वो अंडा था जिसे उन्होंने खंडहरों से लिया था और वो अब फटने वाला था। अचानक एक घोड़ा उसमें से निकला और उन्होंने देखा कि उसका तेजी से बढ़ना हो रहा है। वो टोक्का के पास आया और उसने जाना कि वो खतरनाक नहीं था। उसने उसके शरीर पर जादुई प्रभाव देखा और उसने उस पर जादू करने की कोशिश की ताकि देख सके कि इसका क्या असर होगा। कुछ समय बाद वो बढ़ने लगा और हर जादू को अवशोषित करके वो और बड़ा होता गया। टोक्का खुश था क्योंकि उनके पास एक नया साथी था। उसने इस जीव का नाम स्ले रखा, जो एक डिवाइन बीस्ट स्लीनर के नाम पर था। दूसरी तरफ दूसरे हीरो भी सुनहरे आंखों वाले राक्षसों की भूमि में थे, जिनके साथ प्रसिद्ध योद्धा थे जो उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे। ताकुतो उन लोगों से संतुष्ट नहीं था क्योंकि सिर्फ कमजोरों को उनके साथ लड़ने के लिए बनाया जा रहा था। नाइटफॉल तक उन्होंने भी उन राक्षसों से लड़ा जिनसे टोक्का का ग्रुप पहले लड़ा था। 4 सेंट्स ने हीरो से पीछे हटने का आग्रह किया और सैबर टाइगर्स को उन पर नजर रखने के लिए कहा। जब राक्षस आए तो उन्होंने एक दूसरे की मदद की, लेकिन और राक्षस आ रहे थे, इसलिए टुनको ने अपनी ताकत दिखाने का मौका लिया। अपनी ड्रोनिक बस्टर का उपयोग करते हुए उसने सभी राक्षसों को हरा दिया। इस बीच बहनें हिजरी और अट्सुकी दूर नहीं थीं और उन्होंने देखा कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। हिजरी को संदेह था कि ये विशियस था जिसने उन्हें भेजा था। ताकुतो के हमले के कारण टुक्केन ने देखा कि उनके पास कुछ रोशनी आ रही थी जो उत्तर पूर्व दिशा से आ रही थी, जो एलियन की दिशा में थी। इसलिए टुक्को को विशियस की याद आई। अगली सुबह जब ईव बाहर आई तो वो देखकर हैरान रह गई कि टोक्का के बगल में एक बड़ा राक्षस लेटा हुआ है। जो उन्हें और भी अधिक हैरान करता है वो ये जानकर था कि ये एक मानव चेहरा वाला जानवर है। टोक्का ने जब उसे जो उपयोगी था वो ले लिया तो वे चलना जारी रखे। जब वे उस सुरंग के पास पहुंचे जिसे उन्होंने टैबू की जादूगरनी का नजदीक समझा, तभी अचानक एक राक्षस ईव के पीछे आ गया। ईव ने जल्दी से उस पर हमला किया, लेकिन उसने अचानक एक रोशनी छोड़ी और फिर अपनी आखिरी सांस लेते समय चिल्लाया। टोक्का ने महसूस किया कि कई राक्षस उनके पास आ रहे हैं। ईव ने पीछे रुकने की स्वेच्छा जताई ताकि टोक्का को टैबू की जादूगरनी के पास जाने का समय मिल सके, लेकिन टोक्का ने सहमति नहीं दी क्योंकि वह चाहता था कि वो राक्षसों का सामना करे पिगामारू और स्ले के साथ, क्योंकि उसकी स्किल ही एकमात्र ऐसी थी जो राक्षसों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। ईव के पास कुछ और करने के लिए नहीं था सिवाय टोक्का की सलाह मानने के। वह आयाका और दूसरे हीरो के स्थान के लिए भी सहमत हो गई। वहां कई राक्षस उनके सामने आए। केने को एक राक्षस द्वारा मारा जाने वाला था, लेकिन काशिमा ने उसे बचा लिया। लेकिन काशिमा अकेले उस राक्षस का सामना करने के लिए रह गई। जैसे ही टोक्का जंगल में दाखिल हुआ, उसने सभी राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अपनी टीम के साथ उन्होंने राक्षसों को अपने पीछे लगाकर आयका को बचा लिया, लेकिन बाकी लोग नहीं बच सके। आयका को यह पता चला कि काशिमा भी लापता थी। कुछ मिनटों बाद ईव ने टोक्का के पास जाने का फैसला किया। उसे पता था कि वह अपनी तेज संवेदनाओं के साथ टोक्का की बहुत मदद कर सकती है। इसके अलावा उन्हें अपने समूह से टोक्का को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब टोक्का को मौका मिला तो उसने असॉल्टिक सेल और बर्सर्क का उपयोग करके राक्षसों से लड़ाई की, लेकिन चूंकि राक्षस बहुत थे उसने उन्हें अपने पीछे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वे वापस आए और फिर से डार्क पैरालाइज और बर्सर्क का उपयोग किया। टोक्का ने यह सुनिश्चित किया कि वह पहले लेवल अप कर सके और इसके जरिए उसके जादू पॉइंट्स फिर से भर जाएंगे। जब बाकी राक्षस उनके पीछे भागने लगे तो 2 राक्षसों ने उसके हमलों से बचना सीख लिया। इस वजह से टोक्का ने उन्हें धोखा देने और हराने का तरीका खोजा, लेकिन उनकी लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि एक नया राक्षसों का समूह आ गया। टोक्का और पिगामारू स्ले से अलग हो गए, जिससे उन्हें राक्षसों से घेर लिया गया। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी जब तक टोक्का फिर से लेवल अप नहीं कर लेता। काशिमा ने उन राक्षसों को दूर रखने में सफल रही जो उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन ईव ने उसे कुछ समय बाद देखा। ईव को विश्वास नहीं हुआ कि उस क्षेत्र में और कोई व्यक्ति है। काशिमा उसे लिसाबेथ की याद दिलाई और जब वह उसे छूने वाली थी, इटुकी ने अचानक हमला किया। हालांकि उसने पहले हमले से बचने में सफलता पाई, लेकिन अगले हमले ने उसे बोलने में असमर्थ कर दिया। इटुकी ने बस हमला करना जारी रखा जब तक कि हिजरी उसे रोकने नहीं आई। हिजरी को पता था कि ईव उन राक्षसों की तरह नहीं है जिनसे उन्होंने पहले लड़ा था। उसने जो इटुकी ने किया उसके लिए माफी मांगी और अट्सुकी ने भी ईव से माफी मांगी। इस पर ईव को एहसास हुआ कि हिजरी भी टोक्का की तरह हीरो में से एक थी। उन्होंने एक दूसरे से परिचय कराया और जब ईव ने कहा कि वह एक सहयोगी की तलाश कर रही है तो वह तुरंत टोक्का की ओर बढ़ गई। टोक्का ने राक्षसों से लड़ाई जारी रखी जब तक कि
उसने सभी को नहीं हरा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद एक मानव चेहरा वाला जानवर उसके सामने आ गया। उन्होंने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा हमला किया जिसने उसे और स्ले को मारा। जब दुश्मन उनके पास आया तो टोक्का ने अपना मास्क फेंका और पीघा मारू का उपयोग करके उसे विचलित किया। दुश्मन को यह नहीं पता था कि टोक्का पहले से ही उसके ऊपर था, जिसने जल्दी से पैरालिसिस और बरसर्क का उपयोग किया। राक्षस ने हिलने की कोशिश की, जबकि टोक्का ने समझाया कि उसने क्या किया जब तक कि राक्षस को मार नहीं दिया गया। इस कारण से टोक्का की पैरालिसिस स्किल भी लेवल अप हुई और उसने एक नई स्किल भी अनलॉक किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चोटों से उबर सके, एक और राक्षस आ गया। वह पैरालिसिस का उपयोग करने वाला था, लेकिन ईव ने उसे बचाने के लिए अचानक कदम उठाया, क्योंकि वे अब और चलने की ताकत नहीं रख रहे थे। ईव ने तय किया कि वह तीनों को उठाकर ले जाएगी जब तक वे वहां नहीं पहुंच जाते जहां सारा और लिसाबेथ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने एक नजदीकी गुफा में रात बिताने का फैसला किया ताकि वे अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल कर सकें। इस बीच हिजिरी और लड़कियां अपने दूसरे साथियों के पास वापस लौट रही थीं। इटुकी ने काशिमा से पूछा कि वह एक सजे की आंखों के समूह में क्यों गई, जबकि वह तो आयका के साथ रहना चाहती थी। काशिमा ने उस दिन की कहानी सुनाई जिससे वह सजे की आंखों के समूह में पहुंची। अगली सुबह टोक्का का समूह चलना जारी रखता है। जब वे टैबू की जादूगरनी के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने पेड़ों पर कुछ देखा। ये थे जादुई सील। यहाँ तक कि आगे बढ़ते हुए बोल्डर्स पर भी यही सील थी। जैसे ही यह उनके करीब आ रहा था, टोक्का ने तुरंत पैरालिसिस का उपयोग किया। उन्होंने इसे खत्म नहीं किया ताकि टैबू की जादूगरनी को यह न लगे कि वे परेशानी पैदा करने आए हैं। जब वे छोटे से घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि जादूगरनी की ओर जाने वाला एक गुप्त रास्ता है। इस बीच जब आयका ने काशिमा को देखा तो वह उसके पास जाने वाली थी, लेकिन एक सजे ने जल्दी से काशिमा को गले लगा लिया। हालांकि एक सजे ने दिखाया कि वह खुश है कि काशिमा जीवित है, आयका को पता था कि वह क्या सोच रही है। हिजिरी ने कहा कि उन्होंने काशिमा को खोजने के लिए सही काम किया। उसे यह अटकल थी कि जंगल में जो लोग थे वे सभी को मारने का इरादा रखते थे। अगर काशिमा को मार दिया जाता तो इसका असर आयका पर पड़ता, और अगर ऐसा होता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता कि आगे क्या होगा। विसियस ने अपने लोगों को आदेश दिया कि 4 सेंट्स को बता दें कि महान दानव साम्राज्य की सेना ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, इसलिए हीरो को वापस लौटना होगा। वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि हीरो कितने मजबूत हो गए हैं। जब टोक्का और उसके साथी उस जगह पहुंचे जहां टैबू की जादूगरनी थी तो वे जो देखा उससे हैरान रह गए। ऐसा लगा जैसे वे किसी और दुनिया में चले गए हैं। बस उनके बीच एक दरवाजा था। थोड़ी देर बाद टैबू की जादूगरनी उनके सामने आई और उसने अपना नाम एरिका अनार रोल बताया। जब उन्होंने उसे देखा तो टोक्का और भी ज्यादा उत्साहित हो गया कि उसने एक ऐसी व्यक्ति को पाया जो उसे फोरबिडेन मैजिक की स्क्रॉल में मदद कर सकती थी। वह अब विसियस से अपनी इच्छित बदला लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। ये फेल्योर फ्रेम सीजन 1 का आखिरी एपिसोड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगले वीडियो भी आप देख सको। मिलते हैं अगले रिकैप वीडियो में। टेक केयर।